उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में चौधरी रामस्वरूप का परिवार रहता था। जमींदार घराना, पर अब जमींदारी का दौर तो कब का चला गया था। फिर भी उनका परिवार गांव और शहर दोनों जगह इज्जत रखता था। रामस्वरूप के 3 बेटे थे। 1. रघुवीर सबसे बड़ा बेटा, पढ़ाई में ठीक ठाक पर स्वभाव से सीधा सादा। 2. बलराम बीच वाला बेटा, थोड़ा चालाक और दुनियादार। 3. धीरज सबसे छोटा बेटा, पढ़ाई लिखाई में तेज पर सोच आधुनिक। घर में उनकी माँ सुमित्रा देवी और तीनों बहुएं भी थीं। रघुवीर की पत्नी सरोज घरेलू पर सास ससुर की खूब सेवा करती। बलराम की पत्नी कमला थोड़ी तेज तर्रार और बात बात पर तुनकने वाली। धीरज की पत्नी मीना पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली। संयुक्त परिवार था। एक बड़ा सा आंगन जिसमें सुबह शाम चूल्हा जलता। औरतें आपस में कभी हंसती कभी लड़ती। बच्चे खेलते, पुरुष खेत खलिहान और व्यापार में लगे रहते। शुरुआती दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, पर जैसे जैसे समय बीता, बहुओं के बीच तकरार और तुलना शुरू हो गई। सरोज सोचती, मैं दिन रात खटती रहती हूँ, फिर भी मुझे कोई मान नहीं देता। कमला को लगता, ससुराल में मेरी कोई सुनवाई नहीं, यहाँ तो बस सास और जेठानी का राज चलता है। और मीना का विचार था, अगर हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठाए तो घर में इतना झगड़ा ही न हो। धीरे धीरे ये छोटे छोटे झगड़े बड़ी दीवार बनने लगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। चौधरी रामस्वरूप का बड़ा घर अब 3 बहुओं की अलग अलग सोच और स्वभाव के कारण तनाव का घर बनने लगा था। एक सुबह का समय था। आंगन में चूल्हा जल रहा था। सरोज दाल पकाने लगी, तभी कमला बोली, भाभी, दाल में थोड़ा घी डाल देना। सरोज ने धीमे स्वर में कहा, घी तो अब बस बचत करके चलाना है, वरना महीने का खर्च कैसे चलेगा। कमला तुनक गई, तो क्या मेरी बात गलत है? मेरी भी तो इच्छा होती है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले। ये सुनते ही मीना बोली, देखिए, अगर हर रोज इतना घी खर्च होगा तो फिर दवाइयों और पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे। बस फिर क्या था, तीनों में बहस छिड़ गई। आंगन में बैठे ससुर रामस्वरूप ने झुंझलाकर कहा, चुप रहो तुम सब, हर वक्त रसोई से शोर आता है, क्या यही सुहागनें करती हैं? धीरज चाहता था कि उसके बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ें। मीना ने भी उसका साथ दिया, लेकिन बलराम बोला, इतना पैसा पढ़ाई में क्यों बर्बाद करें? गांव के स्कूल में क्या खराबी है? रघुवीर चुप रहा, उसे डर था कि कहीं उसकी राय से विवाद और न बढ़ जाए। धीरे धीरे ये फर्क साफ दिखने लगा कि हर बहू अपनी अपनी सोच और भविष्य को लेकर अलग खींच रही थी। सुमित्रा देवी बार बार अपने पति रामस्वरूप से कहती, बुजुर्ग अवस्था में चैन से जीना था, पर अब तो हर रोज नई परेशानी है। 3 बहुएं 3 दिशाओं में खींच रही हैं। रामस्वरूप भी परेशान थे। उन्होंने सोचा, अगर अभी कुछ न किया गया तो घर पूरी तरह टूट जाएगा। कभी सरोज कहती, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। कमला पलटकर बोल देती, सम्मान काम से नहीं, हक से मिलता है। मीना कहती, घर बांट दो, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग कर दो, तब किसी को शिकायत नहीं होगी। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। क्या वाकई घर बटेगा? क्या बहुएं एक दूसरे से अलग रह पाएंगी? यहीं से बहू के बंटवारे की नींव पड़ने लगी। अब झगड़े सिर्फ आंगन तक सीमित नहीं रहे, आस पड़ोस में भी बातें फैलने लगी। गांव की औरतें कानाफूसी करती, चौधरी का इतना बड़ा घर है, पर बहुएं ही चैन से नहीं रहने देती। अरे, सुना है कि अब घर का बंटवारा होगा। रामस्वरूप को ये सुनकर शर्मिंदगी होती। वे सोचते, जिस घर को मैं जोड़ने में उम्र भर खपा बैठा, उसे ये औरतें पल भर में तोड़ देंगी। रघुवीर चाहता था कि घर जस का तस रहे, क्योंकि उसे आदत थी संयुक्त परिवार की। बलराम के मन में अलग घर का लोभ था। वह सोचता, अगर बंटवारा हो गया तो अपनी मर्जी का मालिक बन जाऊंगा। धीरज और मीना तो पहले से ही अलग घर की बात कर चुके थे। एक दिन तीनों बहुएं रसोई में आमने सामने आ गईं। सरोज बोली, अब और सहा नहीं जाता, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। कमला ने तुरंत कहा, ठीक है, तो क्यों न घर बंट जाए, जिसे जो हिस्सा मिले उसी में अपना हिसाब किताब संभाले। मीना ने भी हामी भर दी, यही ठीक रहेगा, अलग होंगे तो कम से कम मन का चैन तो मिलेगा। तीनों की बातें सुनकर सुमित्रा देवी के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। उनकी आंखें भर आई। बेटियों, घर तो टूटते ही हैं, पर परिवार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता। पर बहुएं अब अपनी अपनी जिद पर अड़ी थीं। रामस्वरूप ने बेटे बेटियों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हें अलग होना है तो खुलकर कहो, मैं पंचायत बुला लूंगा और सबके हिस्से कर दूंगा। ये सुनते ही पूरा घर खामोश हो गया, लेकिन इस खामोशी में भी सबकी सहमति छिपी थी। अब आंगन का हंसना गाना गायब हो गया। बच्चे भी आपस में झगड़ने लगे, ये खिलौना मेरा है, ये तुम्हारा। रसोई अलग अलग होने लगी। बर्तन, अनाज और कपड़े तक पर झगड़े होने लगे। एक शाम बलराम ने खुले शब्दों में कह दिया, अब और नहीं सहा जाता, पिताजी, बंटवारा कर दीजिए। रामस्वरूप की आंखें छलक पड़ी।
उन्होंने सोचा, जिस पेड़ को 3 बहुएं छाया देने वाला बरगद बना सकती थी, उसी की जड़ों को ये काट रही हैं। गांव के पीपल के नीचे बड़ी चौपाल सजाई गई। चौधरी रामस्वरूप ने खुद प्रधान और बुजुर्गों को बुलाया। सब तरफ खुसर पुसर थी। इतना बड़ा परिवार भी अब टूटने जा रहा है। प्रधान ने गंभीर स्वर में कहा, रामस्वरूप जी, आप गांव के सबसे इज्जतदार आदमी हो। आज आपके घर में बंटवारे की नौबत क्यों आई? रामस्वरूप की आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, प्रधान जी, अब ये घर मेरी बस का नहीं रहा। बहुओं का आपसी मेल नहीं है। बेटों की सोच भी अलग अलग हो गई है। इसलिए पंचायत से गुजारिश है कि सबका हिस्सा तय कर दीजिए। सरोज ने कहा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, ताकि कोई मेरी मेहनत को कम ना आके। कमला बोली, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने ढंग से पालूं। मुझे आजादी चाहिए। मीना बोली, हम चाहते हैं कि हमें अलग मकान और खेत मिले, ताकि किसी के तानों के बिना आगे बढ़ सकें। काफी चर्चा के बाद पंचायत ने बंटवारे का निर्णय किया। घर के 3 हिस्से होंगे, खेत भी बराबर बांटे जाएंगे। सास ससुर की देखभाल बारी बारी से हर बेटे बहू को करनी होगी। प्रधान ने कहा, हम संपत्ति बांट सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं। उनकी सेवा करना सबकी जिम्मेदारी है। कुछ ही दिनों में घर में तख्ते खड़ी कर दिए गए। आंगन के बीच में दीवार खींच गई। रसोई 3 हिस्सों में बंट गई। बर्तन, अनाज और कपड़े तक तौल तौल कर बांटे गए। दीवार खड़ी होने के साथ ही मानो रिश्तों में भी दीवार खींच गई। अब आंगन में एक साथ हंसी ठिठोली की आवाजें नहीं आती। हर कोने से बस अलगाव की गंध आती। सुमित्रा देवी अपने कमरे में रोते हुए बोली, एक बहू से सेवा की उम्मीद थी, पर अब तो बारी बारी से देखभाल होगी, जैसे हम कोई बोझ हों। रामस्वरूप की आवाज भारी हो गई। हमने बेटे बेटियों को जोड़कर रखने की कोशिश की, पर बहुओं के बंटवारे ने हमें तोड़कर रख दिया। सरोज अब खुद को मालिक समझने लगी। कमला अपनी मर्जी से खर्च करती। मीना अपने पति और बच्चों के साथ आधुनिक ढंग से रहने लगी। पर तीनों की आंखों से ये सच्चाई छुपी नहीं रही कि घर टूट चुका है, और साथ ही परिवार का अपनापन भी। सुबह का चहल पहल वाला आंगन अब सुनसान लगता। सरोज अपने हिस्से में रसोई संभालती। कमला अपने बच्चों को लेकर व्यस्त रहती। मीना किताबें और कॉपियां लेकर बच्चों को पढ़ाती। पर अब कोई किसी के घर नहीं झांकता। दीवारें न सिर्फ घर बांट चुकी थी, बल्कि दिलों में भी खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। सास ससुर का बारी बारी से बोझ बनना। पंचायत के फैसले के अनुसार सास ससुर को बारी बारी से हर बेटे के घर रहना था। पहले महीने सरोज के पास रहे। वो उनकी सेवा करती, पर मन में बोझ था। कई बार थकी हुई बोल उठती, कब तक ये जिम्मेदारी अकेली निभाऊं। फिर अगले महीने कमला के पास पहुंचे। कमला ने सीधे सीधे कह दिया, सास ससुर की देखभाल आसान नहीं। मुझे अपने बच्चों की फिक्र पहले है। मीना के पास पहुंचे तो वहाँ हालात थोड़ी बेहतर थे। मीना ने कहा, सेवा करना कोई बोझ नहीं, पर जब दिल टूट चुका हो तो रिश्तों का स्वाद फीका पड़ जाता है। सरोज को लगा कि अकेले घर संभालना उतना आसान नहीं जितना वह सोचती थी। कमला को एहसास हुआ कि संयुक्त परिवार की रौनक ही बच्चों की असली परवरिश थी। मीना को भी यह समझ आया कि आधुनिकता और आजादी की दौड़ में परिवार का स्नेह खो गया। अब बच्चों में भी दरार आ चुकी थी। पहले वे सब साथ खेलते थे, अब वे एक दूसरे से कहते, ये खिलौना हमारा है, तुम उधर जाओ। भाईचारे की मिठास धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गई। एक रात रामस्वरूप ने सुमित्रा देवी से कहा, हमने हमेशा सोचा था कि बहुएं मिलकर इस घर को मंदिर बनाएंगी, पर आज लगता है हमने अपनी जड़ों को ही कमजोर कर दिया। सुमित्रा देवी रोते हुए बोली, बहुओं का बंटवारा दरअसल घर का बंटवारा नहीं, परिवार की आत्मा का बंटवारा है। कुछ साल बीते, सरोज अकेली पड़ गई, क्योंकि बेटे नौकरी के लिए बाहर चले गए। कमला के बच्चों में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ी। मीना ने पाया कि पढ़ाई लिखाई तो हुई, पर बच्चों को परिवार का संस्कार नहीं मिल पाया। तीनों बहुओं ने एक ही सच्चाई को अलग अलग रूप में महसूस किया। बंटवारे से सुख नहीं मिला, बल्कि रिश्तों का स्वाद ही खत्म हो गया। समय गुजरता गया। रामस्वरूप बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वे अचानक बीमार पड़ गए। तीनों बेटों और बहुओं को बुलाया गया। सरोज आई, पर बोली, मेरे पास दवा के पैसे नहीं, मैं कैसे करूं? कमला ने कहा, मैं अपने बच्चों की फीस भरूं या इनका इलाज कराऊं? मीना ने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर अकेली क्या करूंगी? रामस्वरूप ने कमजोर आवाज में कहा, बेटियों, मैं किसी से रुपए नहीं मांग रहा, बस अपनापन चाहता हूँ। सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। गांव में ये खबर फैल गई कि चौधरी रामस्वरूप के बेटे बहुएं मिलकर अपने पिता का इलाज तक नहीं कर पा रहे। लोग कहने लगे, जिस घर में कभी रौनक रहती थी, आज वहाँ सन्नाटा है। बहुओं ने बंटवारा तो मांगा, पर साथ ही अपने सुख चैन का बंटवारा भी कर लिया। रामस्वरूप की हालत देखकर तीनों बहुएं सन्न रह गईं। उनके मन में सवाल गूंजने लगे, क्या यही सपना था जिसके लिए हमने बंटवारा मांगा था? क्या स्वतंत्रता का मतलब अपनों से अलग हो जाना है? क्या घर को बांटकर हमने अपना ही सुख काट डाला? उनकी आंखों में आंसू थे।
वे समझ चुकी थी कि बंटवारा संपत्ति का नहीं बल्कि दिलों का हुआ है। रामस्वरूप ने आखिरी सांसों में तीनों बहुओं को पास बुलाया। धीरे से बोली, बहुओं, याद रखना, घर की असली ताकत दीवारों से नहीं दिलों से होती है। जब तक परिवार साथ है तब तक हर तंगी आसान लगती है, पर जब दिल बंट जाते हैं तब कोई दौलत भी सुख नहीं दे सकती। ये कहकर उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। पूरा घर मातम में डूब गया। तीनों बहुएं पछता रही थीं। वे चाहती थी कि फिर से मिल जाएं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवारें तोड़ना आसान था, पर टूटे दिलों और रिश्तों को जोड़ना असंभव। गांव के लोग कहते, बहू का बंटवारा असल में घर का बंटवारा नहीं बल्कि संस्कारों और अपनापन का बंटवारा है। इंसान दौलत बांट सकता है, पर परिवार का प्यार नहीं। अगर परिवार साथ रहे तो छोटी छोटी तकलीफें भी बड़ी खुशियों में बदल जाती है। बहू का बंटवारा केवल चौधरी रामस्वरूप के घर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की हकीकत है जहां अहंकार, तुलना और अलगाव रिश्तों से ऊपर हो जाते हैं। परिवार का असली सुख तभी है जब सब साथ मिलकर रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। बंटवारे से कभी सुख नहीं मिलता, बल्कि रिश्तों की मिठास खो जाती है। असली दौलत जमीन जायदाद नहीं बल्कि परिवार का एकपन और अपनापन है।